जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। जितने विद्यार्थी हमें लाइव देख रहे हैं, सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। और जितने विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे, ये अच्छे से आराम से क्लास को लगाइए, क्योंकि इस क्लास से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 2024 में आपका जो सपना देखा अपने माता पिता के लिए, वो आप पूरा करने जा रहे हो दोस्तों। तो सारे विद्यार्थी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार चलेगा। सबको स्टार्ट करें। चलो देखिए। हाँ, सारे विद्यार्थी कमेंट करें फटाफट से। जय हिंद, नमस्कार भाई राहुल। प्रदीप, जय हिंद, नमस्कार भाई। तो सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार स्टार्ट शेयर कर दो, फिर अपनी क्लास को शुरू करते। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया। राम राम भाई सभी को। प्रश्न में क्या देखिए देखिए, निम्नलिखित में से मिजोरम का एक लोक नृत्य बताना आपको। मिजोरम का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है। देखो, जो छऊ है ना, तो छऊ तो कल ही बताया था मैंने आपको कि छऊ किस राज्य का है। तो आपको बताना है उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। और प्लस में आपके झारखंड का। किसका भैया? झारखंड का। और एक आपको मैंने बताया था पश्चिम बंगाल। इस छऊ को हमें नौमे किसके रूप में देखना पड़ेगा? शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य किस रूप में देखेंगे हम इसे? नौमे में। पर अभी नहीं मिली इसको मंजूरी। तो प्रश्न में क्या देगा? मिजोरम का जो आपके एक लोक नृत्य, तो वो याद रखना आपके चेराव नृत्य। कौन सा भैया? चेराव नृत्य कहाँ का है? आपके मिजोरम का। और वहीं पे अगर बात करें तो धूमल नाम का कोई नृत्य नहीं है, तो याद रखना इसको घूमर। क्या याद रखना? घूमर। और घूमर की अगर बात करें तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। वहीं पे कोली नृत्य की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है भैया? तो एक बात बताइए मुझे, राउफ नृत्य कहाँ का है? राउफ? जम्मू एंड कश्मीर का। झूमर। झूमर नृत्य। झूमर उत्तर प्रदेश का है। मटकी नृत्य की अगर बात करें तो मटकी। मटकी नृत्य आपके मध्य प्रदेश का। तो मटकी नृत्य की अगर बात करें तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे, लावणी नृत्य कहाँ का है? लावणी महाराष्ट्र का। कहाँ का है भैया? और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे, तमाशा नृत्य, तमाशा, तो ये भी यहीं का है, महाराष्ट्र का। कहाँ का भैया? महाराष्ट्र का। और यक्षगान की अगर बात करूं तो यक्षगान, तो यक्षगान की भी अगर बात करें तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का। और एक बात बताइए, गरबा नृत्य कहाँ का है? गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और अगर आपसे मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात कर लूं कि आपसे गवरी नृत्य कहाँ का है? गवरी। कल ही बताया था आपको, भील जाति द्वारा किया था मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान का। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये आपके रासलीला, रासलीला, रासलीला कहाँ का है? आपके यूपी का। कहाँ का भैया? यूपी का। और अगर मैं आपसे बात करूं कि नौटंकी नृत्य, नौटंकी, नौटंकी, तो ये भी आपको कहाँ का बताना है? उत्तर प्रदेश का। और अगर मैं आपसे बात करूं भंगड़ा नृत्य, भंगड़ा, तो ये भी कहाँ का? आपके पंजाब का। और गिद्दा की अगर बात करूं तो गिद्दा नृत्य, तो ये भी कहाँ का है? पंजाब का। तो ये सारे नृत्य याद रखने। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था कि मिजोरम का लोक नृत्य बताइए, तो आप क्या बोलोगे? चेराव। ठीक ना? इसको चेरो कौन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेरो कौन नृत्य के नाम से जाना जाता है। जबकि आपके कोली नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जबकि घूमर नृत्य की अगर बात करें तो, और कानबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो भी, और ये आपके सुइया नृत्य की अगर बात करें तो राजस्थान, और कठपुतली की भी बात करें तो राजस्थान पे। और एक बात बताइए मुझे आप, यक्षगान कहाँ का है? और गरबा, और डांडिया, और गणेश चतुर्थी, हाँ, और लावणी नृत्य भी, और तमाशा भी, और कोली नृत्य भी। एक बात बताइए, भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय, शास्त्रीय जो नृत्य हैं, तो ये आपके कितने भैया? और इसमें से एक सत्रिया नामक कहाँ पाया जाता है? सत्रिया असम में। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम केरल का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और आपके ये मणिपुरी, और ओडिसी, और कथकली,
और कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न में देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित किस शहर में हुआ, ये बताना आपको। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसे हॉकी का क्या बोलते हैं, जादूगर। एक बात बताइए, हॉकी हॉकी खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में कब शामिल किया इसे, ये कई बार पूछा जाता है। तो याद रखना 1928 में इसको शामिल कर दिया, और इसी 1928 में ओलंपिक खेल ने भारत में क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल। तो याद रखना मेजर ध्यानचंद ने 3 बार लगातार ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जितवाए, 1932, 1936। तो यानी कि पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेल में लगातार कितनी बार गोल्ड मेडल जितवाए, आपको 3 बार। और अगर पूछ ले कि इस हॉकी खेल में ओलंपिक पदक में कुल गोल्ड मेडल कितने मिले हैं, तो आप क्या बोलोगे, 8। और ओलंपिक खेल में हॉकी को कब शामिल किया गया, और इस मेजर ध्यानचंद की जयंती कब आती है, आप क्या बोलोगे, क्योंकि 29 अगस्त को इसका जन्म हुआ था, इसलिए हम यहाँ क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि सर मेजर ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हो रहा है, इस इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था, इस इलाहाबाद का नाम याद रखना, इसका प्राचीन नाम था प्रयाग, क्या था, और प्रयाग से इसका नाम क्या कर दिया, और आज इलाहाबाद से इसका नाम क्या कर दिया, हाँ प्रयागराज, प्रयागराज। एक बात बताइए मुझे, इस प्रयागराज शहर की स्थापना किसने की थी, स्थापना, स्थापना की अगर बात करूं तो सम्राट अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। एक और बात याद रखना, इस इलाहाबाद में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पंडित है। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी किस शहर में हुआ, तो आप क्या बोलोगे। और एक याद रखना, पूछ सकता है कि इस मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष में हुआ, तो आप बोलोगे 1905 में। कब हुआ था, और आपको पता है 1905 में एक आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन या बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, 1905 में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बात बताइए, मेजर ध्यानचंद के नाम पर क्या देश में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना, आज हमारे देश में सबसे बड़ा खेल जगत का जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, क्योंकि इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। और इसमें नगद राशि कितनी मिलती है, 25 लाख रुपए। एक बात बताइए, मेजर ध्यानचंद नामक जो स्टेडियम है वो कहाँ पड़ता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो याद रखना दिल्ली में। और ध्यानचंद स्टेडियम बोले तो हॉकी में, कहाँ पड़ता है, हॉकी में, सॉरी लखनऊ में आपके। और ये किस खेल का है, हॉकी से। अब एक बात बताइए, हॉकी के एक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं भैया। और हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी भारत और बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी, बांग्लादेश का क्या है। और टेबल टेनिस पूछे तो चीन का। ठीक है भाई साहब, हाँ। और हॉकी में एक कप याद रखना, हॉकी का भारत में सबसे पुराना कप आता है बेटन कप। कौन सा कप, और याद रखना रंगा स्वामी कप भी किसमें दिया जाता है, हॉकी में। और मेजर ध्यानचंद भी ट्रॉफी किसमें जाती है, हॉकी में। और आगा खा कप भी किसमें दिया जाता है, हॉकी में। ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखें, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, चारू स्याजा माथुर को निम्न में से किस नृत्य प्राप्त है भाई साहब। ये कई बार क्या होता है, व्यक्तियों के नृत्य से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो छऊ से, ओडिशा से, मणिपुर से या कुचिपुड़ी से। तो जो चारू स्याजा माथुर है ये किस खेल से, ये सॉरी किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, आपके मणिपुरी। और आपको पता होगा मणिपुरी कैसा नृत्य है। देखो हमारे देश में नृत्यों के प्रकार कितने प्रकार के सप्पू भाई, 2 प्रकार के। एक तो आपके शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य, और एक आता आपके लोक नृत्य। कौन सा, लोक नृत्य। तो आपके अगर पूछा जाए तो कैसा नृत्य है, आपके शास्त्रीय। तो ये शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सभी दिखाई दे रहे, इनमें ये सारे क्या हैं, आपके शास्त्रीय नृत्य, जबकि इसको अभी तक मान्यता नहीं दी गई। ये किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का। और ये कहां का है, और ये कहां का है भैया, मणिपुर का। रख लोगे याद। अब इतना बता दो कि जो मणिपुर की राजधानी उसका नाम क्या है, इंफाल। मणिपुर जो आपके राज्य, ये कितने देशों से सीमा बनाता है, और उसका नाम क्या है, नहीं उधर पड़ता है वो, हाँ म्यांमार देश। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है,
नेक्स्ट प्रश्न, डैश को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, पावर हाउस। यानी कि हाँ, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? हाँ, लाइबोसोम को। लेकिन राइबोसोम, लाइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को नहीं, लाइबोसोम को। यहाँ पे पावर हाउस पूछ रहा है कोशिका का, सेल का, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली आपसे पूछ लेगा, आत्मघाती थैली की अगर बात करें तो आप क्या बताओगे? लाइसोसोम। अब एक बात बताइए, सबसे छोटी जो सेल होती है मानव शरीर की, वो कौन सी है? आरबीसी या आरसीबी? लाल रक्त, आरबीसी, आपको ये ध्यान देना, ये सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो मानव शरीर के, तो आपको क्या बताना है? तंत्रिका। सबसे लंबी बड़ी की बात करें, अग्नाशय, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की, छोटी आरबीसी होती है। और कौन सी? मानव शरीर की वो बड़ा होता है। ये देखना, सबसे छोटी कौन सी मिलेगी आपको? आरबीसी। देख लेना आप। आगे देखिए, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी किस तारीख को थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान देना, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। और कहां की गई थी? मुंबई के। तो याद रखना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय या महाविश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पे भैया? मुंबई में। और इसका जो आपके संस्थापक की अगर बात आ जाए, संस्थापक, तो संस्थापक याद रखना ए ओ हयूम। मैंने संस्थापक पूछा इसका, अगर इसका मैं प्रथम क्या पूछूंगा, प्रथम अध्यक्ष बोलूंगा, तो आपका जवाब अलग हो जाएगा। तो पहला अध्यक्ष हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो अध्यक्षता की थी वो किस शहर में की? सबसे पहले मुंबई में। तो एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? 1924 में। और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने कब की थी? 1925 में। और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता एनी बिसेंट ने कब की थी? 1917 में। 1917 में। 1916 में की थी अंबिका चरण मंजूमदार ने। और कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी, जिसने की थी आपके 1887 के अंदर। और अंग्रेज था, उसका नाम था जॉर्ज जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज उल अध्यक्ष बना था पहला अंग्रेज, ये 1888 में। तो इतना पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आप बोलोगे एनी बिसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू, 1925 में। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी जाती है। जब रखी गई तब यहाँ पे वायस राय पूछ लेगा आपसे, वायस राय। तो वायस राय कौन था? ये इंपोर्टेड पर्सन है। तो यहाँ पे था लॉर्ड डरफिन। कौन था? लॉर्ड डरफिन। डरफिन। तो लॉर्ड डरफिन नामक एक यहाँ पे क्या था? उस टाइम में प्रधानमंत्री बोल सकते हो, राजा था यहाँ पे, चाहे राष्ट्रपति का उपमा दे सकते हो। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो आपके ये दूसरा अध्यक्ष बनता है कांग्रेस पार्टी का, दादा भाई, ठीक है ना। स्थायी अस्थायी का मतलब नहीं। कई बार ये पूछाता है कि कांग्रेस पार्टी में इसकी अध्यक्षता किसने की है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके साथ आपके टोटल जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि कांग्रेस पार्टी में कुल कितने व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया? 72 लोगों ने। किस शहर में किया था? ये मुंबई में। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस कॉलेज में की जाती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर। और ये जगह कहां पड़ती है? मुंबई में पड़ती है। अब एक बात बताइए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी का जो दिवस बनाएंगे वो किस तारीख को बनाएंगे? 28 दिसंबर को। कब बनाएंगे? 28 दिसंबर को। कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बता दो, कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न देखिए, डैश एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। यहां क्या बोला गया कि डैश एक अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब और देशों का एक निकाय है। ये कह रहा है कि विभिन्न देशों को मतलब विभिन्न कंट्रीज को क्या देता है, ये पैसा यानी कि पूंजी उधार देता है। सभी को पता है वो कौन सा, आपके विश्व बैंक। कई बार ये प्रश्न आता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबी। क्या बोलते हैं? इस डब्ल्यूबी की स्थापना पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा? स्थापना तो याद रखना 1944 में। इसकी स्थापना कब की गई? 1944 में। और इस वर्ल्ड बैंक के मेंबर कितने, यानी कि वर्ल्ड बैंक के पास देशों की संख्या कितनी है? 189। कितनी है भैया? 189। और इसके अंदर अगर पूछ ले सर इस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अर्जुन उरा आ जा, काम की बात है। जितने भी उरा सुन लेगा ना, याद हो जाएगी चीज़ा। तो विश्व बैंक की अगर बात करें तो स्थापना 1944 में। इसमें देशों की संख्या 189। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। याद रखना, इस वाशिंगटन डीसी के अंदर एक हेडक्वार्टर और है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? वाशिंगटन डीसी। इसकी भी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप बोलोगे सर 1944 में। कब की गई थी? 1944 में। रख लोगे याद। अब इतनी एक बात बता दो मुझे, अंतरराष्ट्रीय निकाय जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है, तो उसका नाम क्या है? विश्व बैंक है या भारतीय रिजर्व बैंक है? अब भारतीय रिजर्व बैंक हमारे जो आपके निजी क्षेत्र बैंक होते हैं, सेंट्रल होते हैं जो आपके, उनको क्या देता है? ये पैसे देता है। तो आरबीआई जो बैंक है ये बैंकों को ऋण उधार देता है अपने अंदर जो बैंक है। अब एक बात बताइए, इस आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो ये आपको बताना है मुंबई में। कहां पे भैया? और नीचे क्या दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? 1927 में इंपीरियल बैंक के नाम से चला था, लेकिन बाद में बताते हैं कि 1955 में यह बैंक किस में बदल गया? एसबीआई में। किस में बदल गया? और इस एसबीआई का भी हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई में। कहां पड़ता है भैया? मुंबई में पड़ता है। स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो देखना इसका मुंबई में है, दिल्ली में। हाँ, बैंकों का बैंक बोलते किसको? आरबीआई को। अब एक छोटी सी बात बता दो, आरबीआई बैंक का जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर का। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है, पंजाब नेशनल बैंक का। अगले प्रश्न को देखिए, कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। क्या होता है, प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो जाता है। यहां पे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, सभी को पता है कि यहां हरित क्रांति का जनक बोल रहा है, चाहे प्रश्न बोल दे विश्व का, तो भी आपको जवाब क्या देना है? नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया। तो इस व्यक्ति को दुनिया भर में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और याद रखना, इस व्यक्ति के नाम पर भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं कृषि जगत का। तो कई बार प्रश्न आता है कृषि जगत में भारत का सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है? नॉर्मन बोरलो। इस नॉर्मन बोरलो का संबंध यूएसए देश से। कहां से भैया? यूएसए देश से। इस नॉर्मन बोरलो ने जो आपके 1960 और 1970 के बीच में क्या चलाई थी? हरित क्रांति। क्या चलाई थी भैया? हरित क्रांति। तो इसके उपलक्ष्य में क्या था? इसका उद्देश्य कि खाद्यान्न फसल को बढ़ाया जा। तो इसको विश्व स्तर पे क्या मिला हुआ है? तो नोबेल शांति पुरस्कार। यानी कि नोबेल और क्षेत्र का नाम पूछे तो शांति। अब एक बात बताइए, नोबेल जो शांति पुरस्कार है ये कौन सा देश देता है? तो आपको याद रखना है नॉर्वे। कौन देता है? अभी बोलोगे सर नॉर्वे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना तो किसने की थी? स्वीडन ने। लेकिन याद रखना, स्वीडन कितने क्षेत्र में पुरस्कार देता है, जबकि नॉर्वे क्षेत्र कितने क्षेत्र में पुरस्कार देता है? उसका नाम क्या है? शांति। तो आपसे कभी प्रश्न आ जाए, नॉर्मन बोरलो नामक जो पुरस्कार है ये भारत में किस जगत में दिया जाता है? कृषि जगत में। कर लोगे? और भारत में इस हरित क्रांति का जनक कौन कहलाया? एमएस स्वामीनाथन। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उसकी दूसरी राजधानी था? अब कुषाण वंश में जो राजा थे उसकी दो दो राजधानियां होती थी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताइए। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके मथुरा। क्या हो जाएगा भैया? अब एक बात बताइए, मथुरा किस राज्य में पड़ता है? इतना बता दो। यूपी में। तो यूपी का ये पश्चिमी एक
पश्चिमी आपके जिला आता है। और यूपी किस नदी के किनारे, सॉरी ये मथुरा किस नदी के किनारे आपके, यमुना नदी के किनारे। कर लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू तो अगले प्रश्न को देखो, इसमें इतना याद रखना है। पाटलिपुत्र की अगर बात की जाए तो आज इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, पटना। ये कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कन्नौज की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम था बिलग्राम। क्या नाम था, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई नहीं बोलेगा, बस एक ही आदमी बोलेगा, उसका नाम है दीपक। दीपक प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारे लिए, यानी कि भारतीय नागरिक के लिए, मतलब हमारी जनता को विभिन्न प्रकार के क्या दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए, और ये ज्यादा नहीं दिए गए, कितने दिए गए वर्तमान में। और इन 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लिखा गया। हाँ वेरी गुड, किस में लिखा गया, ये 51 है। कई बार क्या होता है, आपको अनुच्छेद नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, अनुच्छेद नहीं पूछता, और सीधा पूछ लेगा संविधान के किस भाग संख्या में। तो भाग संख्या की अगर बात करें तो 4th ए में, किसमें भैया, 4th ए में या 4th के में। राहुल मैं नहीं आ रहे होंगे, मैं नागी नहीं आ रहे होंगे, मेरे कन देख ले। कई बार क्या होता है, आपसे अनुच्छेद और भाग संख्या भी ना पूछ के ये पूछ लेगा किस देश से इनको लिए गए, तो आप क्या बोलोगे, रूस से। कहां से लिए गए इसको, क्योंकि इसको पहले बोलते थे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। और इसे जब संविधान में जोड़ा गया तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया, एक 42वां किया गया और एक कौन सा किया गया। लेकिन मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए दोनों संविधान संशोधन नहीं बोलने, मूल कर्तव्य जो शब्द लेके आए वो किस में लेके आए, पर इस मूल कर्तव्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए एक और लिया हम, जिसके तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका नाम है अभिभावकों का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या दिलवाए, प्राथमिक शिक्षा। किस एज के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के। अब एक बात बताइए, जो विश्व का सबसे बड़ा देश क्या रूस है क्या या चीन है, हाँ, और छोटा देश की अगर बात करें तो वेटिकन सिटी। कई बार प्रश्न आता है कि जो रूस है ना, ये 2 महाद्वीप में विद्यमान है, एक यूरोप में और एक एशिया में, लेकिन रूस का जो अधिपत्य है वो किस महाद्वीप के पास है, यूरोप के पास। इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश पूछे तब आपको रूस नहीं करना, चीन करोगे। क्या करोगे, और विश्व का बड़ा देश पूछे तो क्या करोगे, रूस कर दोगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न में, कि सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल का क्या बना होता है, एक परिसर बना होता है, ध्यान से सुनना। बास्केटबॉल जहां खेली जाती है उस जगह को हम परिसर बोलते हैं, उस परिसर का नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब ये कोर्ट इस प्रकार का बना होता है, किस प्रकार का, इस प्रकार का ये कोर्ट बना होता है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार की एक छाबड़ी सी लटकी होती है, यहां पे भी एक छाबड़ी सी लटकी होती है, उसमें टप 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 करके गेंद को डाला जाता है। हाँ यूपीएससी गर्ल सुमन चौधरी, हाँ लग रहा है कि सर यू ऑफलाइन को बच्चों को पढ़ा। देखो हम तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लो चाहे पड़ोसी पढ़ ले, कोई पढ़ लो, काम अपना क्या है, पढ़ाने का। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल, बास्केट कोर्ट की भुजाओं का माप पूछ रहा है। अब ये देखो बास्केटबॉल खिलाता है उसका नाम क्या है, कोर्ट। देखो ये जो इसका जो मैदान बना हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसकी जो ये आपके दिखाई दे रही है इसका नाम है विड्थ, और इसका नाम हो जाएगा आपके भैया लेंथ। लेंथ मतलब इसकी 28 है, और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, इसकी 15। कितनी है भैया, 15। तो इसका हमारा जो परिमाप निकलेगा या वो हमारी जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा इसका, सॉरी 28 इंटू 15। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। कर लोगे। अब एक बात बताइए, बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ी कितने होते हैं, एक पक्ष में, एक पक्ष में खिलाड़ी मनीष कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं भैया। और ये राजस्थान राज्य का क्या है, राजकीय खेल भी है, ये भी आपको ध्यान देना। जबकि अगर मैं आपसे पूछ लूं वॉलीबॉल के एक पक्ष में प्लेयर कितने होते हैं वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में आपके प्लेयर होते हैं 6। कितने होते हैं। और बेसबॉल की अगर बात करेंगे तो बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेबी बोलती है नो बेस नहीं बढ़ाना, तो बेस बॉल बेबी नो, यानी कि कितने हो गए, इधर आ जाओ। अगर मैं बात करूं आपसे क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं तो क्या बोलोगे, और हॉकी की अगर बात करूं तो, और कबड्डी की अगर बात करूं तो, और खो खो की बात करूं तो कितने होते हैं, 9। खो खो में, अरे ओ रेडर शकल देखी तेरी, नहायोगे सवेरे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया,
हाँ हाँ आशीष, क्या दिया गया प्रश्न देखिए, गणगौर के पर्व के दौरान निम्न में से किस हिंदू देवी की पूजा, यहाँ पे देवा नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा आपके, देवी पूछी गई, यानी कि माता के रूप में, किसके रूप में भैया, और आपके सीजर के रूप में, सीजर, ईसर, हाँ ईसर, जो ईसर जी होते हैं वो कौन होते हैं, शिव जी होते हैं, कौन होते हैं भैया, और माता के रूप में किसकी, यानी कि पार्वती और शिव जी की क्या की जाती है, और इसमें क्या होता है, गणगौर यानी कि गौर बना के हम लेके जाते हैं और किस में धकेलते हैं, कुएं में डालते हैं। आपको पता चल गया ये त्योहार कौन सा भैया, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन से लेकर जो आपके 18वां दिन होता है ना, उसके बीच में ये पर्व बनाया जाता है, और ये पर्व नाम क्या है इसका, गणगौर। और गणगौर जो मुख्य रूप से फेमस है ये मध्य प्रदेश का, और कहां का फेमस है ये, तो लेकिन राजस्थान के अंदर देखा जाए तो ये किस शहर के अंदर ज्यादा बनाया जाता है, तो जयपुर के अंदर बताया जाता है आपके, कर लोगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो गणगौर जब त्योहार आता है तो बाकी त्योहारों को ले डूबता है, और आखा तीज आती है जब त्योहारों की क्या होती है, उत्थापना यानी कि शुरुआत होती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या करूंगा मैं, दीपक, यहाँ पे क्या पूछा है, देवी की बात कर रहा है, तो किसकी देवी, यानी कि शिव जी की पत्नी का नाम क्या है, पार्वती। और ईश्वर जी की अगर बात करें तो किसकी बताओगे, तो यानी कि मुख्यतः आपसे पूछ लेगा गणगौर के पर्व में किसकी पूजा होती है, तो पार्वती और किसकी पूजा होती है, तब दोनों बोलना, लेकिन किसकी पूजा हिंदू देवी के रूप में करते हैं, यानी कि माता की बात कर रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पार्वती। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया भाई, शिव, ये प्रश्न शिवनाथ बताएगा और कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये प्रश्न हो चुका है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या देगा, अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है, आर्टिकल 76, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा क्या है, विधि नागरिक है। विधि नागरिक का मतलब होता है कानून ज्ञाता, तो देश का सबसे बड़ा कानून ज्ञाता महान्यायवादी कौन होता है भैया। और एक बात बताइए, वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। इससे पहले था आपका के वेणुगोपाल। और इसकी जो नियुक्ति है, शपथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, राष्ट्रपति। और एक याद रखना, हमारा जो महान्यायवादी है ना देश का, या भारत के लिए महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 88 के तहत हमारे कहां पे जाके बैठ सकता है ये, तो संसद की कोई भी सदन में ये उपस्थित हो सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन संसद में अगर कोई विधेयक या बिल को पास किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या नहीं करेगा, ये मत नहीं देगा, यानी कि इसको बैठने की अनुमति है। और राष्ट्रपति के समक्ष क्या कर सकता है, ये केस भी लड़ सकता है, ये राष्ट्रपति का क्या बन सकता है, वकील भी बन सकता है। तो समझ सकते हो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी उत्पत्ति इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति। अब एक बात बता दो, इस महान्यायवादी पद का उल्लेख कहां से लिया गया, अब बताइए सारे विद्यार्थी, महान्यायवादी की अगर बात की जाए तो याद रखना ब्रिटेन से लिया गया, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था, यह प्रश्न तो आपको ही बताना पड़ेगा। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें भाई साहब। अर्जन बताइए, बिल्कुल सही है। और अगर मैं पूछ लूं भारत के किस शहर से इसको शुरू किया गया, कौन सा, तो याद रखना ये कन्याकुमारी से किया गया था 19 फरवरी को। कब किया गया था ये, 19 फरवरी को, 19 फरवरी 2022 को भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से लेकर यह यात्रा कहां तक बताई गई, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, राहुल गांधी। एक बात बताइए, राहुल गांधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के। पूर्व ये अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में एक ये सांसद है, क्या है, वर्तमान में एक ये सांसद है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रियंका गांधी का संबंध क्या है, इसकी सिस्टर है क्या, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है,
अब ये बोल रहा है कि इसमें शास्त्रीय नृत्य की शैली बताई जाती है। अब उस व्यक्ति क्या, अरे जाकिर हुसैन ने तो कभी नृत्य नहीं किया, इसने तो एक चीज बजाई है, उसका नाम क्या है? ये तो वाद्य यंत्र है। वेरी गुड। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा आपके? रानी करना। और इसका संबंध किस नृत्य से है? कथक से। और कथक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। तो इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन से व्यक्ति का संबंध क्लासिकल डांस से, तो आप क्या बोलोगे? रानी करना। क्योंकि बाकी जो व्यक्ति है ना, जैसे अजमत अली खां, ये सरोद एक वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जैसे एक आपसे वाद्य यंत्र पूछता है शहनाई, बिस्मिल्लाह खान, सुना होगा? तो शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान आपके लिए, शहनाई के जादूगर नहीं, शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान बताना है। कर लोगे आप? आगे चलू अगले प्रश्न में। देखिए भाई अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न, कि त्रिपुरा की खर्ची पूजा, एक कोई पूजा होती होगी खर्ची पूजा। इस खर्ची पूजा में बताते हैं कि जब ये पूजा की जाती है तो कितने देवताओं को याद करते हैं। जैसे आप कभी भी घर में हवन वगैरह होम कराते हो तो बोलते हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं अब आपके पितृ की पूजा करेंगे, अब आपके कुल देवी की पूजा करेंगे, अब सूर्य देवी की पूजा करेंगे। ऐसे ऐसे करता करता वो 15-20 कटोरी अपने पास रख लेता है, उसमें एक मिठाई रख लेगा, सेब रख लेगा, 10 रुपए इसमें चढ़ाओ, खूब सारी, वो कई देवताओं की क्या कर जाता है? पूजा। उसी प्रकार से त्रिपुरा के अंदर एक खर्ची पूजा होती है। इसमें कितने देवताओं की पूजा की जाती है? 14। कितने देवताओं की? और इन 14 देवताओं में से 3 प्रमुख देवता, एक तो पितृक, पितृक समझ गए ना, कोई घर पे यानी कि दादा कोई पितृ आपा बोलना, और एक आपके गणेश चतुर्थी की पूजा, और एक पृथ्वी धरती की पूजा की जाती है। तो ये मुख्य 3 पूजा है, लेकिन आपको टोटल कितनी बतानी है? अब एक बात बताइए, जो त्रिपुरा राज्य है ये 7 बहनों का समूह में शामिल है क्या? इसकी राजधानी का नाम क्या है? अगरतला। वेरी गुड। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? सबसे दक्षिणी सिरे के नाम की बात करें, दक्षिणी सिरे का मतलब क्या है? उस भारत के उस बिंदु के बाद में भारत का कोई जगह नहीं है। देखो अगर प्रश्न आ जाए भारत का, सीधा प्रश्न आएगा भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है, तो आपको बताना है कन्याकुमारी। लेकिन इसने पूछ लिया सबसे दक्षिणी, तो सबसे दक्षिणी पड़ता है आपके इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और याद रखना जो इंदिरा पॉइंट नामक जगह है अंडमान निकोबार में पड़ती है। और यहां से बताते हैं कि जो सबसे पहले 1984 में इंदिरा गांधी यहां भ्रमण करने आई थी, इसके कारण यहां जो इंदिरा पॉइंट जगह, इसका पहले नाम था आपके पार्शियन द्वीप। क्या नाम था? पार्शियन द्वीप। आपको याद रखना है। लाहाचिंग द्वीप भी इसको याद रखना है। ठीक, पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, लेकिन ये आप पड़ता का है, अंडमान निकोबार का एक क्षेत्र है, निकोबार, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, सबसे लास्ट में। क्योंकि इसके बाद में जो भूमध्य रेखा है ना, उसकी दूरी कितनी रह जाती है? 876 किलोमीटर। तो कई बार ये पूछा था 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भारत से कुल कितने किलोमीटर पे है? 876। अब एक बात बताइए, जो इंदिरा पॉइंट है ये अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है ना, ये सबसे भारत का कैसा बिंदु है? ये उत्तरी बिंदु है। जबकि कैलिमेरियन पॉइंट, इसको छोड़ो आप, यहाँ पे इसको बोलाता है आपके कन्याकुमारी का ही नाम है कैंप कैमोरियन पॉइंट बोलाता है, कैंप कैमोरियन। वो दक्षिण पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बताना है तो क्या बोलोगे? सबसे पूर्वी जो पड़ता है उसका नाम है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम पड़ता है उसका नाम है गोहर माता, ये आपके कच्छ गुजरात के अंदर। कर दोगे? अब एक बात बताइए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की और भारत की लंबाई कितनी है? नहीं, 3214 किलोमीटर। और भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो याद रखना 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? लगभग लाख बताना आपको, 32 या 33? हाँ, क्योंकि भारत का जो एरिया है ना वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। अब मोटा मोटा इसको देखो, 87 लाख है, ये 87,000 है, ये लाख के निकट जा रहे हैं ना, इसलिए 87 को मैं यहां क्या पढ़ सकता हूं? 1 लाख पढ़ सकता हूं ना। तो इसलिए मोटा मोटा कितने लाख वर्ग किलोमीटर में भारत है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न दिया गया। देखिए आपके प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछाते हैं क्योंकि कल्चर का प्रश्न है। तो यहां प्रश्न में दिया गया आपके कला कंडलम और आपके कल्याणी कुट्टी
अंबा को डैश के रूप में कार्यों के लिए प्रसिद्ध पहचान की गई है। तो ये एक मोहिनीअट्टम से संबंधित एक महिला का नाम है। ये किससे संबंधित आपके? मोहिनीअट्टम। बस इतना बताना आपको। और ये कहाँ का है भैया? आपके केरल का। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। फील्ड हॉकी में एक टीम के कितने खिलाड़ी खेलते हैं? देखो इसमें कितने प्लेयर हो गए आपके? 11 प्लेयर। बताते हैं कि एक होता है गोलकीपर, ठीक है ना? एक क्या होता है? गोलकीपर होता है। और 4 प्लेयर होते हैं, वो बताते हैं साइड ओनर होते हैं इस प्रकार के। तीन तीन जो प्लेयर होते हैं ना, एक होता है मिडिल ऑर्डर का और एक होता है टैकर मारने वाला। तो टोटल कितने पद हो गए इसमें? 11। यानी कि कितने प्लेयर हो गए इसमें? 11। टैकर 3 बताते हैं और देख लेंगे कितने होते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या रखोगे इसका? 11। अगले प्रश्न का देखिए क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रवर्तक के लिए जारी किया जाता है? अब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों के हनन की रक्षा करने के लिए या न्याय करने के लिए क्या जारी करता है? वो कितने प्रकार की? और इन रीटों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसलिए आपके मूल अधिकारों को बताया जा रहा है। तो इस कारण इस मूल अधिकार या आपके अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या बोल दी? आत्मा। और यह बात किस व्यक्ति ने बोली? बी आर अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता भी कौन है? बी आर अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न अच्छा है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त। तो यहां पे बोल रहा है कि एक शासक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। और आपको पता होगा गुप्त काल में इस व्यक्ति को कविराज बोला गया। क्या बोला गया? कविराज बोला है। और इस व्यक्ति को भारत में क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन ने किसको बोला है? समुद्रगुप्त। क्या था है कि गुप्त शासन या गुप्त साम्राज्य में एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और उसके प्रशंसा के लिए इसकी बारे में बातें लिखी। और उस बातें लिखने के लिए बताते कहीं पे पत्थर से कोई क्या चीजें लिख दी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? उस प्रशस्ति का नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। और ये कहां पे लिखी गई है? इलाहाबाद। इसलिए इसको इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। या प्रयाग स्थिति किसके शासनकाल में लिखी गई है? गुप्त समुद्रगुप्त के। और किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? हरिसेन। ये याद रखना, हरिसेन। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो कई बार पूछा जाता है प्रयाग प्रस्तुति या आपके इलाहाबाद स्तंभ के रचिताकार कौन है? हरिसेन आपको बताने। और ये किस वंश के द्वारा लिखी गई? आपके नहीं, मौर्य कहां है? गुप्त वंश है, यानी कि समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन किसे बोला है? समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न में देखिए, अच्छा ही प्रश्न है, कोई बड़ा प्रश्न तो है नहीं। प्रश्न में कहता है कि राज्य में अब किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, वहां की जनता कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस राज्य के अंदर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति घोषणा कर देगा? जब तक उस राज्य का राज्यपाल लेटर लिख के नहीं दे देता तब तक राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी राज्य की बात आ गई तो नाम क्या आ जाएगा? कहां गया? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा कर दोगे। और आप कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो आपके राज्यपाल करेगा तो ये किस आर्टिकल के तहत लिखा जाएगा? और 356 में क्या लग जाएगा फिर? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहां लगता है? राज्य में। अगर पूरे देश में आपातकाल लगे उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? एक वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख नहीं किया गया। और एक बात कई बार पूछा जाता है कि जो राज्य राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले किस राज्य में लगा था? ये पंजाब में। ये अधिकतम कितने साल तक चल सकता है? लेकिन पंजाब में कितनी बार? 5 साल तक। 6 महीने बाद इसको पुनः इसको क्या किया जाता है? लागू करवाया। 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद में इसको पुनः लागू करवाते हैं संसद के द्वारा। एक बात बताइए, आपने क्या फोन चला रखे हैं? 2 2 2 4 6 10 फोन चल रहे हैं अपनी क्लास में, बच्चा फिक्रा जोड़ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देगा? नेक्स्ट प्रश्न को। वंदे भारत गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उत्कीर्ण किया गया? अब कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस
लेखक के द्वारा लिखा गया तो आप क्या बोलोगे? वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और आपके इसमें समय भी पूछा जाता है कितने सेकंड में? 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर, रख लोगे याद? अब एक बात बताइए, ये जो वकीम चंद्र द्वारा लिखा गया क्या आपके वंदे मातरम, ये किस पुस्तक के द्वारा, बुक पूछ लेगा किस पुस्तक में इसका वर्णन है, तो आपको याद रखना आनंद मठ। किसमें भैया? और इस आनंद मठ की रचना कब की गई थी? 1882 में। और किस व्यक्ति ने की है? और इस आनंद मठ से ही हमने राष्ट्रीय गीत को निकाला जिसका नाम क्या है? वंदे मातरम। और इस राष्ट्रीय गीत को पहली बार हमारे कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के। और इसे संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप बोलोगे सर 24 जनवरी 1950 में। तो कई बार आता है कि भारत में इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत की संज्ञा कब दी गई, पहली बार इसे गाया कब गया, और इसको लिखा कब गया था? 1882 में। किस पुस्तक के रूप में? तो आनंद मठ से किस गीत को निकाला गया? वंदे मातरम, जिसका रचिताकार कौन है? वकीम चंद्र चटर्जी। हमारे राष्ट्रीय गान का रचिताकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत में श्वेत क्रांति डैश के नाम से भी जाने जाते। तो भारत में जो श्वेत क्रांति है इसका जनक पूछ रहा है। ए ऑप्शन बताया था, ठीक है भाई, उसका तो जवाब आप अगले उत्तर दीजिए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। प्रश्न दिया गया कि भारत में श्वेत क्रांति को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन डेरी नहीं, ऑपरेशन फ्लड। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? ऑपरेशन फ्लड से। ऑपरेशन फ्लड बताना है भाई साहब। ऑपरेशन फ्लड है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में। और इसका जनक कौन है? वर्गीज वर्गीज कुरियन। तो ये वर्गीज कुरियन बताना है। और इसका जो संबंध है वो किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? दुग्ध दुग्ध क्रांति। तो किससे संबंधित है भैया ये? दुग्ध क्रांति। कर दोगे? अब दुग्ध क्रांति की में अगर बात की जाए तो दूध उत्पादन में विश्व का पहला देश, दूध उत्पादन में तो सबसे बड़ा उत्पादन पूछा, अरे भारत है। और दूसरे नंबर पे है अमेरिका, और तीसरे नंबर पे चीन है। और भारत में अगर देखा जाए तो दूध सबसे ज्यादा कहां होता है? और दूध में एक सफेद रंग का, यानी कि सफेद होने का कारण क्या क्या तत्व पाया जाता है? कैसिन। क्या पाया जाता है? और दूध हल्का पीला होता है, कारण क्या है? उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन। क्या पाया जाता है? पढ़ाई की चीज तो बताओ को नहीं। तो कैरोटीन के कारण ये हल्का पीला होता है। सफेद की अगर बात करें तो कैसिन के। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस चीज को उसका उपनाम दे दिया? उपनाम कैसे? क्योंकि वो एक सुनहरा रेशा दिखाई देता है, शाइनिंग करता रहता है रेशा। कपास सुनहरा दिखता है, कपास धोड़ो दिखा है, व्हाइट है। तो याद रखना उसका नाम क्या है? जूट। और इस जूट के लिए भारत में इसका अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अनुसंधान केंद्र। इसकी रिसर्च की जाती है, इसका अस्पताल है, इसकी फैक्ट्री है, इंस्टीट्यूट है ये। तो याद रखना संस्थान कहां पे है? तो बोलोगे आप बैरकपुर। और ये बैरकपुर कहां पड़ता है? कलकत्ता, यानी कि कोलकाता में। अब जूट को इसकी किस्म का नाम क्या है? पटसन। क्या नाम है? और ये पटसन या जूट सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो, और जूट या पटसन का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है विश्व में? तो ये बोलोगे सर अभी वर्तमान में ये आपका जवाब क्या मिलेगा? लेकिन भारत से पहले होता था बांग्लादेश। क्या होता था? इसलिए बांग्लादेश कौन से नंबर पे चला गया? अब जूट को उत्पादन करने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो याद रखना भारत और बांग्लादेश की सीमा पे जो जलोढ़ मिट्टी है ना, उसका एक बड़ा रूप है जिसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सुंदरवन। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा में सर्वाधिक जो फसल होती है वो कौन कौन सी होती है? तो आप बोलोगे सर एक होती है चावल और दूसरी होती है जूट। और जूट के रेशे को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, या हिंदी में बोला जाता है सुनहरा रेशा। कर लोगे? अब जूट को जो प्राप्त करते हैं ना, खेत से उठाते हैं, वो एक प्रकार का क्या होता है? जैसे आलू को खाते हो तो आलू क्या होता है? जैसे मूली को खाते हो तो मूली तना नहीं है, मूली क्या है? जड़। तो कई बार ये पूछा जाता है जूट क्या है? जूट क्या है? तो जूट एक प्रकार का तना है।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, कोई बड़ी प्रश्न की तो कोई बात नहीं है। कहता है कि हॉकी मैच में हाफ टाइम कब होता है? 30 मिनट में, 120 मिनट में, 90 मिनट में या 45 मिनट में? सोच लो अभी। फुटबॉल है वो 45 मिनट का, फुटबॉल 45 मिनट का होता है। हॉकी कितने का होता है आपके? तड़के बेरो पढ़ूंगा। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, बिल्कुल ठीक है, हिंदुओं का एक पर्व है। और ये बिहार में बहुत ज्यादा बनाया जाता है। और ये बताते हैं कि शाम को पानी में खड़े होते हैं। और ये कार्तिक माह में बनाया जाता है। और कार्तिक माह कब आता है? नवंबर के महीने में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके? और सूर्य देवता की पूजा करते हैं सुबह निकल के। छठ बिहारी लोग ज्यादा बनाते हैं। चांद नहीं देखते, रात्रि में खड़े होते हैं, सूर्य सुबह जब निकलता है उस पानी से बाहर निकलते हैं ये। तो छठ हिंदुओं का एक पर्व है। और ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में बनते हैं। शुक्ल पक्ष का मान जानते हो? जैसे आपके चैत्र माह सुना होगा, बैसाख, साढ़, कार्तिक। तो चैत्र, ये आपके जो पंचांग है इसका नाम है शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। और शक संवत में जो महीना होता है ना, उसके दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? शुरू के जो 15 दिन होते हैं ना, 15 दिन में से 14 दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जो 15वां दिन हो ना, सीर वीर को दिन हो बैन बोला है अमावस्या के बोला है। फिर बैंग अमावस्या के बाद में फिर एकम शुरू हो जाए, एकम को लेके 14 तक वो दिन बैन बोला आपके, सॉरी उल्टा कर दिया, वो कृष्ण पक्ष। और ये क्या आपके? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन बाद जो आता है दिन उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष से जो पहले का दिन होता है उसको अमावस्या बोलते हैं। और उसके आगे के जो पक्ष होते हैं उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो आपको इतना पता चल गया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो आपके छठ पूजा की जाती है कौन से महीने में होती है? और छठ पूजा किस राज्य का त्योहार है? बिहार का। ये बताना आपको। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? अब हमारी जो भाषाएं हैं वो कौन सी अनुसूची के अंदर शामिल है? भाषाओं के लिए अनुसूची, जब संविधान लागू किया गया था 1950 में, हमारे पास भाषाएं कितनी थी? और आज वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? जो मान्यता प्राप्त भाषाएं वो कितनी है? और इन सभी भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया? कई बार इनके लिए आपको अनुच्छेद पूछ लेता है, तो याद रखना 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का उल्लेख है। और आपसे भाग संख्या पूछ लेगा, कौन से भाग संख्या में इनका उल्लेख है? तो भाग संख्या 17। ठीक है। तो अनुसूचियों की अगर बात करें तो यहां पे कौन सी बोलूंगा मैं? और 9वीं अनुसूची में पड़ता है भूमि सुधार कानून। क्या पड़ता है? भूमि सुधार कानून। 7वीं अनुसूची में पड़ती है आपके सूचियों का वर्णन, यानी कि सूचियों का वर्णन। अब सूचियां कितनी है भैया? प्रशांत ये बता दे, सूचियां कितनी है? कोई नहीं बोलेगा, बस प्रशांत बोलेगा। मैं क्या बोले? सूचियां कितनी है? मनीष तू बता। वेरी गुड। सूचियां कितनी है भैया? एक आपके संघ सूची, राज्य सूची और एक है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूं अनुसूचियां कितनी हैं? कितनी है भाई जीतू? अनुसूचियां कितनी है? बता रखिए क्लास में, घनी बड़ी बात को नहीं। पहली है 8 ही, और आज क्या है ये? 12। और कौन सी अनुसूची में भाषा दे दी है? भाषा। ये देखिए टिक मारे डोर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। स्वतंत्र भारत में पहली निर्वाचन संसद। अब बता रहा है, ये ध्यान से सुन ले। स्वतंत्रता मिल गई, संविधान लागू हो गया, बैंक बाद में एक आम चुनाव करवाया गया। क्या करवाया गया? जो क्या खातर हो है? लोकसभा खातर। लोकसभा बन जाएगी, राज्यसभा बन जाएगी, फिर एक अपनी के बन जाएगी। अब यही पूछ रहा है कि संसद बनी कब थी, बस ये प्रश्न आ रहा है। तो ये याद रखना, अप्रैल 1952 में। अप्रैल 1952 में रख लोगे? कर दोगे ना? अब एक बात बताओ मुझे आप, जो संसद है ऐसी व्यवस्था हमने किस देश से ली गई है? हाँ वेरी गुड। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो संसद का काम क्या है हमारे देश में? क्या करना? कानून निर्माण करना। क्या करना भैया? अब एक बात बता अर्जन, संसद में कितने सदन होते हैं? सदन कौन कौन से? वेरी गुड अर्जुन, वाह यार वाह अर्जुन। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई है,
इसमें राजनीतिक विषय को दर्शाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या था, चेला था, उस चेले के बारे में इसमें बताया गया। तो इस पुस्तक का लेखक कौन हो गया आपके, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं या विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो कौटिल्य के द्वारा कौन सी लिखी गई है। कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र विषय का जनक कौन है। अर्थशास्त्र विषय का जनक, विषय का मतलब कि अर्थशास्त्र नामक एक सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र क्या होता है, किसी चीज की मतलब प्रबंध करना। तो ये इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एडम। जैसे इतिहास का जनक कौन है, एरोडोट्स, उसी प्रकार अर्थशास्त्र का जनक कौन है। लेकिन अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है। और कौटिल्य किसका गुरु था, ये कोई नहीं बोलेगा, सिद्धार्थ बोलेगा। सिद्धार्थ खड़ा हो जा। कौटिल्य किसका गुरु था। वो सिद्धार्थ खड़ा है। अरे हो जा झंडू बाम, हो जा खड़े हो, ये वहीं पे बता दियो तो। कौटिल्य किसका गुरु था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का। कोई दिक्कत को नहीं, वो लीडर है पूरा अपनी क्लास को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, कि 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। अब 7वीं अनुसूची करती क्या है, काम क्या करती है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए तो याद रखना 11वीं अनुसूची कौन सी है, 11वीं। तीसरे में दिया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां विभाजन की गई है, कि केंद्र कौन से काम करेगा, राज्य कौन से काम करेगा, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कौन से काम करेगा। तो इन सभी को किसके अंदर रखा गया हमने, और कितनी सूचियों में रखा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके। और कई बार यह पूछा था केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन किया गया, यह बात किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह आपको बताना अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है, अमेरिका से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो चार और बचे कर लियो। हाँ, ताल ताड़ा कर दें, बस 2-4 और है। देखिए परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है। अब जो विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा की बात करा, और विद्युत की बात करेगा तो विद्युत, अरे विद्युत एम्पियर में बताया जाता है, और विद्युत धारा की अगर बात करें तो, सॉरी एमीट्री तो करा है, एमीट्री करा है, एमीट्री है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप में की गई, दशक की बात करा है, कौन सी सेंचुरी में की गई थी। 1960 से 1970 के बीच में एक सन आता है 1967, और तो इसलिए दशक की बात करें तो कब से शुरू हो जाएगा, 60 से आपका। अगले प्रश्न को देखिए, 2-4 हो रहे हैं। देखिए बागानी खेती, अब बागानी खेती में क्या होता है। अब कोई पर्टिकुलरली कोई फसल को उगाया जाता है जिसका संबंध क्या होता है, उसका हमें लाभ मिले, मुनाफा मिले। तो इसमें आपको याद रखना है एकल फसल उगाई जाती है। अब एकल फसल मान लो कोई चाय उगा ली, इस प्रकार। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि संसद के समक्ष बजट वितरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में। इतना पूछ रहा है कि हमारे संविधान में कहीं बजट को बताया गया है क्या। बजट क्या चीज होता है, याद रखना हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है, बजट नहीं है। बजट एक प्रकार का क्या होता है, लेदर का बैग होता है। बजट का मतलब होता है लेदर का बैग, ब्रीफ केस होता है, एक थैला होता है, बैग। तो इस बजट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण का मतलब समझ गए कि हमारे एक वर्ष में कितना पैसा खर्च हुआ है, उसको कैसे हमने खर्च किया गया, उसका विवरण देना है। और ये विवरण कब दिया जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आपको इतना पता चल गया कि हमारा जो वार्षिक बजट होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। ये 1 अप्रैल से नया बजट शुरू होता है और कब तक चलता है, और वित्त मंत्रालय इसको प्रस्तुत करता है। और इसकी बात किस आर्टिकल में दी गई है, कौन सो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। टेंशन ना ले, नो टेंशन, फ्री माइंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद है। तो याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में 112 में बजट नहीं है, बजट की जगह क्या बात बोली गई है। और ये वार्षिक विवरण
जो तैयार करता है, कौन तैयार करता है? संसद करती है, लेकिन प्रस्तुत कौन करता है अपने बोलों से? वित्त मंत्रालय का मंत्री आपके। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? रुक जा भाई, 3 हो रहे हैं बस। संसद डैश से मिलकर बनती है। हाँ, तो संसद जो है ना, वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों का एक स्वरूप है। और ये बात हमारे आर्टिकल 79 में बोला है। किसमें बोला गया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला और देखिए, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। अब ऑपरेशन क्या था इसमें बताते हैं कि कुछ आतंकवादी और चरमपंथी के लोग अंदर रात को घुस जाते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए 30 अप्रैल मध्य रात्रि 1986 को अंदर एक हमारा मिशन जाता है। और सुबह 1 मई 1986 को उनको बाहर निकाल के मुक्त करा देता है। और वो जो मिशन चलाएगा या ऑपरेशन चलाएगा, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और ये जो मंदिर पड़ता है, ये कहां पड़ता है? और सिखों के 5वें गुरु द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था, गुरु अर्जुन देव के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके। अगले प्रश्न को देखिए, 2 प्रश्न हो रह गए। 1990 और 91, 1991 और 92, क्योंकि इस दौरान आपके 5 साल की पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। इसके दौरान आपके जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो वार्षिक चली थी, 2 वर्षों की। तो इससे पहले की अगर बात करें तो टाइम था आपका 1985 से 1990। तो ये आपकी जो पंचवर्षीय थी, ये कौन सी थी? 7वीं। कौन सी थी भैया? उसके बाद जो चलाई गई 1992 से लेकर 1997, ये कौन सी पंचवर्षीय बनेगी? 8वीं। कौन सी बनेगी? तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि 91 और 92 के बीच में ये जो सन है, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में है? 7वीं और 8वीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्रश्न हो जाएगा, 1 हो जाएगा बस। हाँ, विशु एक पर्व है, विशु एक त्योहार है। और ये आपको बताया जा रहा है विशु, इसको विशु बोल दो या इस प्रकार से भी बोला था इसको विशु। एक पर्व है यानी कि त्योहार है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भागों में मनाया जाता है। और ये मुख्य रूप से भारत के केरल राज्य का बहुत प्रमुख है। और ये कौन सा एक है? हिंदू धर्म के लिए। किसके लिए भैया? ये हिंदू धर्म के लिए। कर लोगे? ये था आज का सेशन अपना। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। सुबह का टाइम सुन लो, एक 8:30 बजे मैथ की क्लास, 9:30 बजे रीजनिंग क्लास, 11:30 बजे जीके क्लास। फिर रात्रि में आपकी क्लास चलती है कितने बजे? 8 बजे। और फिर रात्रि में 9:45 बजे आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, इनके मिक्स क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के रूप में दिखाई देते हैं। तो सारे विद्यार्थी और जितने भी आपके दोस्त हैं जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे इत्यादि की तैयारी करते हैं, तो उनको बताइए ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन भी तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।